अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तबीयत अच्छी होगी। तैयारी वगैरह कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके, मैं फिर हाजिर हूँ और आज डिस्कस करता हूँ एक और टेस्ट आप लोगों के साथ। ठीक है, जो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। मेरा टेस्ट सीरीज है, किसी भी थ्रू आउट कंट्री आप ऑनलाइन दे सकते हैं। सही है। और उसका सीरीज के दूसरा टेस्ट हो चुका है और आज हो गया 28 जुलाई को। अगले जो टेस्ट है, शेड्यूल जो है वो आप देख सकते हैं और इसके मुताबिक टेस्ट दे सकते हैं, फिजिकल भी एकेडमी में और ऑनलाइन भी। ओके डियर स्टूडेंट, आज जो टेस्ट हुआ है उस पर मैं बात करता हूं। तो आज केमिस्ट्री ईटा टेस्ट सीरीज जो हुआ है उसका आज टेस्ट नंबर 2 है और 28 जुलाई को। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैं यहां बता रहा हूं, उसके एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर ऑलवेज फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो क्वेश्चन 1 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, विच स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमेशा यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है। तो इधर देख ले, समझ ले। आप लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ा है, देखा है कि वो आपस में रखते लेकिन आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं खुद। दूसरी तरफ आपने लिक्विड भी देखे हैं। लिक्विड में भी ऐसे लिक्विड है जो आपस में कंप्लीटली इमिसिबल है, जैसे पेट्रोल और वाटर। जैसे अगर आप देखें ऑयल एंड वाटर, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी है जो आपस में पार्शल मिसिबल है। फॉर एग्जाम्पल फिनोल एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल निकोटीन एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल कुछ हायर अल्कोहल एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल ईथर एंड वाटर। तो ये आपस में थोड़े से पार्शल मैसेबल होते हैं। कुछ न कुछ मैसेबल है, मैक्स होते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे भी है जो कंप्लीटली मैसेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल लोअर अल्कोहल, मीथानॉल, इथानॉल एंड वाटर। अगर ये पानी में डाल दे तो हो सकते हैं। टलवीन और बेंजीन आपस में डाले तो डाल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नॉन पोलर आपस में डाल सकते हैं तो मैसेबल हैं। तो मेरा मतलब ये है कि लिक्विड में ये ऑप्शन है कि कंप्लीट मैसेबल हो जाए, पार्शियल मैसेबल हो जाए, या बिल्कुल मैसेबल ना हो। सॉलिड मैसेबल तकरीबन नहीं है। वो अलग बात है अगर आप फिजिकली उनको मिला ले, लेकिन खुद आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। लेकिन गैस में ये कमाल है कि गैस के मालिक्यूल, अगर एक गैस इधर है और एक गैस दूसरी जगह पे है, सपोज अगर ये एक गैस है, ठीक है, और इधर कोई और गैस है, सपोज यहां कोई और गैस है, तो अगर आप इनको कुछ ना भी कहे, कुछ भी ना कहे, तो आप जानते हैं कि ये वाला गैस इधर आ सकते हैं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा सकते हैं, और ये वाला जो है ये इधर जा सकता है, तो उधर मैक्सअप हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरे में मैक्सअप होना, इनके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। और वो कौन से हैं? वो ये बातें हैं कि फर्स्ट, इसके लिए ट्रांसलेटरी मोशन का होना जरूरी है। नंबर 2, एम्प्टी स्पेसेस का होना भी जरूरी है। यानी मेरा मतलब यह है, डिफ्यूजन के लिए, आपस में मिक्सअप हो जाने के लिए, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक ट्रांसलेटरी मोशन है कि वो जाए या वो आ जाए दूसरे को, और दूसरी बात इसमें एम्प्टी स्पेसेस हो कि उन स्पेसेस के अंदर जाए। तो अगर आप गौर करें, यही दो क्वालिटी, यही दो बातें जो गैस है उनमें सबसे ज्यादा है। तो लिहाजा आप क्या कहेंगे कि गैस आपस में मिक्सअप होंगे या नहीं होंगे? मिक्सअप होंगे। तो याद रखें, गैसेस डायरेक्ट स्पॉन्टेनियसली आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, और इस वजह से गैसेस जो है वो हमेशा के लिए यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और इसलिए गैसेस जो है वो हमेशा
ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन का डिफिनीशन भी आप लोगों ने शायद पढ़ा है। दो बातों का होना जरूरी है ट्रू सोल्यूशन के लिए। नंबर फर्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन एक फेज में हो, मिक्सचर मीन के दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का हो, दो या दो से ज्यादा चीजों का हो। तो ये दो बातें जरूरी है। आप इसके आगे अगर कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें और सस्पेंशन की बात करें तो वो दो चीजें जो है, कोलाइडल सोल्यूशन ठीक है मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा चीजों का है, लेकिन होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। सस्पेंशन जो होता है वो भी इसी तरह हेट्रोजीनियस है और मिक्सचर है। तो एक बात, ये दोनों कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन एक बात मानते हैं कि हाँ मिक्सचर है, लेकिन दूसरी बात सोल्यूशन के डिफिनीशन के दूसरी बात से वायलेशन करते हैं कि होमोजीनियस हो। तो ये दोनों होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस है। उसके बरक्स जो ट्रू सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, वो दोनों बातों को फॉलो करते हैं, होमोजीनियस है मिक्सचर भी है। तो मेरा मतलब यह है गैसेस हमेशा के लिए क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखें गैस गैस जब हो तो ये कभी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाएगा और ये कभी सस्पेंशन नहीं बनाएगा, ये हमेशा ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मिक्सचर ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर ऑलवेज फॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो इसमें ऑप्शन ए सॉलिड, नो। ऑप्शन बी लिक्विड, नो। ऑप्शन सी गैसेस, यस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में सी वाला ऑप्शन ठीक है। गैसेस हमेशा ऐसे करते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन डी में लिखा है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी भी गलत है क्योंकि उसमें लिक्विड आ गया। लिक्विड हमेशा ऐसा नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द रेशो बिटवीन पीवी टू टेम्परेचर, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम, टू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। तो वो किस चीज के बराबर है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इधर देख ले। आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पीवी रेशो टेम्परेचर, मैंने इधर क्या एन आर, और फिर पीवी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, अगर ये 1 मोल हो, क्या हो 1 मोल ऑफ गैस हो, तो फिर आर के बराबर है। तो ये क्या है? ये आपका आंसर है। तो उधर आपसे पूछा है कि अगर इनका रेशो हो तो वो किस चीज के बराबर है? ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है कि ये के बराबर है। जैसे बॉयल्स लॉ में है, चार्ल्स लॉ में है के, ठीक है, इसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन बी में कहता है आर, आर मीन गैस कांस्टेंट, यस इसके बराबर है। ऑप्शन सी में कहता है एन नंबर ऑफ मोल के बराबर है सिर्फ, तो नंबर ऑफ मोल की भी सिर्फ बराबर नहीं है, ये वाला कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, इसके बराबर है। तो ऑप्शन डी में लिखा है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी के भी नहीं है। इसमें जवाब क्या है? इसमें जवाब है आर। जवाब क्या है? आर। ओके, और ये आर जो है, आर कौन सा ऑप्शन है? यहां ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन, आर, ठीक है। ओके, एक बात और भी बता देता हूं डियर स्टूडेंट, आपको पता हो ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 बॉन्डिंग है और चैप्टर नंबर 4 गैसेस है और चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स है। ये चैप्टर इंक्लूड है। तो इस टेस्ट में हमारे पास जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ये एरिया मौजूद है। अगले टेस्ट में इंशाल्लाह फिर आगे 2 या 3 शेड्यूल के मुताबिक चैप्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, कहते हैं कि a mixture of gases, a hydrogen H2, O2 and methane
एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड विच गैस हैव हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आप समझ गए, हमारे पास तीन गैसेस है, ठीक है, हमारे पास तीन गैसेस है। सपोज यहां एक गैस है, यहां दूसरा गैस है, यहां तीसरा गैस है। आपके पास नेमली एक हाइड्रोजन गैस है, सपोज यहां H2 है, और पाकिस्तानियों यहां जो है O2 है और CH4 है। लेकिन आपको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं कि इन सब का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आपको पता हो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं यहां एक बात करता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इसके बराबर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी एवरेज स्क्वायर। तो यहां सी के लिए आसान बात है, हम मास का एवरेज नहीं लेते हैं। अगर यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, सबका मास सेम है, अगर हम एवरेज ले भी ले तो जवाब सेम आता है। लेकिन यहां जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकता है विद कोलिजन, विद डायरेक्शन चेंजेस, तो हम इनको एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। यहां भी यही बात है, यहां भी यही बात है, यानी ये वाला इक्वेशन इसके लिए भी है और फिर इसके लिए भी है और फिर इसके लिए भी है। लेकिन जब इसके लिए अप्लाई करते हैं तो मास हाइड्रोजन के होंगे, वेलोसिटी भी हाइड्रोजन गैस के होंगे। जब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यही बात है। अब सवाल यह है कि इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम आता है या डिफरेंट आता है। तो क्या कैसे देखें, आप थोड़ा गौर करें। चलो इसका तो मास कम है, हम मानते हैं मास हाइड्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा हुआ, मीथेन का सेकंड नंबर पे है, इसका मास सबसे कम, फिर ये और ये सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को देखें, काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ मास पर डिपेंडेंट नहीं है ना, वेलोसिटी भी डिपेंडेंट है। तो जिसका मास कम है तो वो कमी फिर वेलोसिटी ने पूरी की है। अगर हाइड्रोजन का मास कम है तो हाइड्रोजन लाइट है, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वो जो कमी होगी वो पूरी होगी। तो इसके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी इसके और वो बराबर होगी इसकी। तो मैं एक सिंपल मिसाल दे दूं, सपोज एक जनरल एग्जांपल है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को ले ले, अगर आप काइनेटिक एनर्जी को ले हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ले ले, यानी ये मैंने एक के लिए ले लिया। इसी तरह अगर आप काइनेटिक एनर्जी दूसरे के लिए ले ले, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या ख्याल है, इधर देखें, अगर आप गौर करें इसका 2 इसका 3 है, नहीं ये ज्यादा हुआ। लेकिन अगर आप यहां देखें तो इसका 3 है इसका 2 है, तो इस तरह से ये ज्यादा हुआ। तो नेट अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 2 3 6 और डिवाइड बाय 2 है, तो इनसे जवाब सेम आता है। तो मेरा मतलब ये है डियर स्टूडेंट, आपको पता हो कि अगर यहां एवरेज वेलोसिटी है हाइड्रोजन की तो उनका टी के मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर हम अगर इसकी बात करें मीथेन की तो उनकी मास भी दरमियाना है, वेलोसिटी भी दरमियाना है, नेट जवाब उनसे भी यही आएगा। और फिर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका मास सबसे ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, तो उनसे भी यही जवाब आएगा। तो मैं अब जवाब देता हूं। अच्छा, ये मिक्सचर जो है सेम टेम्परेचर पे अगर आप ले ले, कहते हैं विच गैस हैव हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन ऑल सेम। तो जवाब कौन सा है मेरे पाकिस्तानियों, जवाब है डी, ऑल सेम। डी वाला जवाब है ऑल सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
value for which gas is nearest to 1. Compressibility factor Z value is nearest for which gas it is nearest to 1. तो पहली बात तो ये है, थोड़ा आपको ये पता हो, PV is equal to nRT। अगर मैं इस साइड को 1 से मल्टीप्लाई करूं, कोई गुनाह नहीं होता है। 1 किसी चीज को मल्टीप्लाई करे तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। अब ये nRT को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, nRT, तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा? 1। अगर नंबर ऑफ मोल हम 1 ले ले तो PV डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 1, और इस रेशो को हम कहते हैं Z। यानी मेरा मतलब है PV डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू Z, और ये Z कितना होता है? 1। ये हमारे पास कौन से गैस के लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए ये हमारे पास 1 होता है। अगर आप प्लॉट इसका देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये ऐसा है। देखिए इधर प्रेशर है और इधर अगर Z कर दे, ठीक है, तो आपको पता हो इनका प्लॉट ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दे रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करेंगे? आइडियल गैस को शो करेंगे। अब आइडियल गैस को शो करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, अगर ये आइडियल गैस है तो फिर यानी वो गैस, यहां कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के वैल्यू सपोज 0.5 है, तो यहां क्या है? 1 है, तो यहां क्या है? 1.5 है। तो ये जो 1 वैल्यू है ये किसके लिए है? ये है आइडियल गैस के लिए। अब सवाल ये है कि आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, लेकिन करीब दूर तो हो सकते हैं ना, कंपैरिजन तो हो सकता है। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो सबसे आइडियल गैस इसमें ढूंढ लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है हाइड्रोजन, थर्ड है एमोनिया, और डी में आता है, फोर्थ में आता है CO2। पहली बात तो ये है कि ये एमोनिया तो पोलर है, बहुत अट्रैक्शन है, ये आइडियल बहुत कम है। CO2 जो है वो बड़ा है, मोलर मास ज्यादा है, वो भी आइडियल इतना नहीं है। हाइड्रोजन का शेप वो मैं आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा। शेप की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, लीनियर शेप है, ज्यादा अट्रैक्शन आता है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन। हीलियम जो है वो स्फेरिकल है, उनका अट्रैक्शन ज्यादा नहीं आ रहा है बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो हीलियम इनमें से जवाब है जो कि ए में मौजूद है। तो इसका जवाब ए है और वो है हीलियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 100 कैलोरीज, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 100 कैलोरीज इज इक्वल टू, आप जानते होंगे 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जॉल। अगर ये जानते हैं तो देखो, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनसे क्या बन जाएगा? अगर ये 100 करता हूं तो ये पॉइंट इधर 2 डिजिट चला जाएगा, 418 जॉल। तो ये आपको ये दिया है, ये पूछा है, 418 जॉल के बराबर है। तो 418 जॉल कहां पे मौजूद है? ऑप्शन ए 100 है, ऑप्शन बी 218 है, गलत है। ऑप्शन सी 418 है, यस ये ठीक है। ऑप्शन डी नन, तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन है पाकिस्तानियों, टेम्परेचर टू वॉल्यूम रेशो, क्वेश्चन नंबर 6। टेम्परेचर टू वॉल्यूम रेशो इज कांस्टेंट फॉर आइडियल गैस, दिस इज अकॉर्डिंग टू। आपको क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए, आप जानते होंगे वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। कौन सी चीज कांस्टेंट हो? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब हम जानते हैं V
इज इक्वल टू के टी, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और फिर हम जानते हैं v बाई टी इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास किसका लॉ है? चार्ल्स लॉ। तो यहां कुछ चीजें सीख ले ए पाकिस्तानियों, कुछ चीजें सीखे। चार्ल्स लॉ के हम 3 डिफिनीशन कर सकते हैं, तीनों ठीक है। देखिए पहला डिफिनीशन जो आम गाइड बुक वगैरह में लिखा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वन है। दूसरा ये भी कर सकते हैं, ये भी आइडियल गैस के लिए है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो फिक्स होती है आइडियल गैस के लिए अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो। बिल्कुल ठीक है, ये और ये रेशो के बराबर है, के कांस्टेंट है, लेकिन शर्त ये है कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो और गैस भी आइडियल हो। तीसरा ये भी है, ये भी सीख ले, अगर किसी जगह पे ये पूछा जाता है टेम्परेचर टू वॉल्यूम रेशो T बाई वी, तो फिर भी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई के हो जाएगा। क्या अगर के कांस्टेंट है, मसलन के 4 के बराबर है सपोज, तो 1 बाई के भी कांस्टेंट होगी, इसके वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये है 3 डिफिनीशन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक इसके इन्वर्ट, वो 1 बाई के। 1 बाई के ठीक है, कांस्टेंट तो है, तो वो डिफिनीशन भी ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6, temperature to volume ratio is constant for ideal gas. This is according to Boyle's law. No, Boyle's law टेम्परेचर वॉल्यूम को रिलेट नहीं करते हैं, वो वॉल्यूम प्रेशर को कोरिलेट करते हैं। चार्ल्स लॉ यस, और एवोगैड्रो लॉ नो, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल रिलेट करते हैं। और डी नन ऑफ देम। तो आपका जवाब कौन सा हुआ? चार्ली। चार्ली जानते हैं चार्ल्स लॉ, तो जवाब है आपके पास इसका सी, बी वाला ऑप्शन बी है, चार्ल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देख ले क्या कहते हैं। फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विच टाइप ऑफ मोशन इज नेसेसरी। ये आपको मैंने बता दिया, डिफ्यूजन के लिए कौन सी मोशन की जरूरत है, और ये कौन सा मोशन है? डिफ्यूजन के लिए जरूरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन का होना जरूरी है। तो अब इधर जवाब कौन सा है? इधर लिखा है 7 में वाइब्रेटरी मोशन, नो, वो तो अपनी जगह पे होता है, जाता नहीं है, आगे नेक्स्ट नहीं होते। रोटेटरी मोशन नो, और ट्रांसलेटरी मोशन नो, सॉरी यस, ट्रांसलेटरी मोशन है। ये कौन सा हुआ? ये ऑप्शन सी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है substance having London dispersion forces at STP may have physical state। इस क्वेश्चन को समझ ले। कहते हैं कि अगर सब्सटेंसेस फिजिकल स्टेट, जिसमें सब्सटेंसेस में लंदन डिस्पर्जन फोर्स हो, तो उसका आम रूम टेम्परेचर पे कौन सा स्टेट्स हो सकते हैं? ठीक है, सारे हो सकते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस भी हैं जिसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स है और वो गैसेस हैं। ठीक है, मसलन CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस। तो इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स, लेकिन वो कौन सी शक्ल में है? रूम टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस है। दूसरा, अगर आप देखें मसलन आयोडीन I2 हमारे पास रूम टेम्परेचर प्रेशर में उनके अंदर कौन सा फोर्स है? लंदन फोर्स है, नॉन पोलर है I2, लेकिन कौन सी शक्ल में है? सॉलिड में है। इसके अलावा अगर आप ऑयल वगैरह देखें, लुब्रिकेंट्स ऑयल देखें, तो वो क्या है? उनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? उनमें भी लंदन फोर्स है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? लिक्विड शक्ल में है। तो मेरा मतलब ये है कि तीनों अंदाज में हो सकता है। तो देखिए आपके लिए क्या लिखा है, जिसमें लंदन फोर्स हो, वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे भी सॉलिड हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल बता दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। लिक्विड है, यस हो सकते हैं, और गैसेस हैं, हो सकते हैं। तो कौन सा जवाब है इसका? डी, ऑल ऑफ देम। डी में लिखा है ऑल ऑफ देम।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर अ गैस इज हाई हैविंग। कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो, क्या चीज हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो, कब, किसी गैस के लिए। देखिए पहले क्या कहते हैं, स्मॉल साइज हो, यस, अगर जितने मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं वो ज्यादा वेलोसिटी से जाते हैं, ज्यादा डिफ्यूजन करते हैं, बिल्कुल ये तो ठीक कहता है, स्मॉल साइज ठीक है, ये ठीक है। अगला क्या कहते हैं, कहते हैं लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यस, अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जान छुड़ा सकते हैं, भाग सकते हैं, जा सकते हैं। और डेफिनेटली ऐसे मॉलिक्यूल जो लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, या तो छोटे साइज के होंगे, छोटे साइज के हो सकते हैं, या इसकी पोलैरिटी कम हो सकती है। तो अगर लो साइज के हैं फिर भी बात अच्छी है, भाग सकते हैं, और अगर इनमें पोलैरिटी नहीं है तो फिर एक दूसरे से जान छुड़ा सकते हैं, फिर भी भाग सकते हैं। तो लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन बात को सपोर्ट करते हैं। तीसरा इसमें जो ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, वो है लो डेंसिटी, यस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, स्क्वीज नहीं होते हैं, वॉल्यूम कम नहीं होता है, डेंसिटी मीन एम बाई वी, तो वॉल्यूम कम नहीं होता है, वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ज्यादा हो डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहां कहते हैं लो डेंसिटी, लो डेंसिटी मीन वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कब कम होता है, अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो अट्रैक्शन तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा लो डेंसिटी, यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है लो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी कम हो, जब डेंसिटी कम होता है तो अट्रैक्शन भी कम होता है, तो अच्छी बात है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, यस, ये आंसर है, ठीक है। इसमें लिखा है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, तो इसका जवाब कौन सा है, ये भी ठीक कह रहा है, ये भी ठीक कह रहा है, तो जवाब है पाकिस्तानियों डी ऑल ऑफ देम, इस बात को सपोर्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहते हैं, ये कहते हैं फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है आपके पास, 6 सेंटीमीटर क्यूब गैस है, इफ मोल्स इन प्रेशर इज डबल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज न्यू वॉल्यूम। बड़ा सिंपल है, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करें एन आर टी बाई पी, ये कहते हैं कि अगर स्टार्ट में ये बराबर हो, वॉल्यूम बराबर हो 6 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, ये इनिशियल है, वन कंडीशन है, तो फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि अगर हम किस चीज को बढ़ाए, नंबर ऑफ मोल को डबल कर दे, प्रेशर को भी डबल कर दे, तो देखिए सुने, मैं इनको डबल करता हूं, 2n करता हूं, क्या करता हूं, 2n, 2 मैंने 2 कर दिया, ठीक है, n नंबर ऑफ मोल को डबल कर दिए, आर टी डिवाइडेड बाय, और मैंने प्रेशर को भी डबल किया, 2p कर दिया, तो जब मैंने प्रेशर को भी बढ़ा दिया, डबल किया, तो देखिए आप जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो ये देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या इनसे भी जवाब वही 6 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए पहले ये किस चीज के बराबर था, 6 सेंटीमीटर, तो अब भी उसी के बराबर होगा, क्योंकि यहां एनआरटी है, यहां भी एनआरटी के बराबर आता है, तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि सेम आना चाहिए। अब आप ढूंढ ले, देख ले, ऑप्शन ए क्या कहते हैं, ये कहते हैं 3 सेंटीमीटर क्यूब, नो, नया वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, 2 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, और 6 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी, यस, आपका जवाब मिल गया। ओके, तो ये है सी ऑप्शन, 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 10 क्या कहते हैं, 10 कहते हैं कि अगर ये 10 नहीं है, 11 हो गया, 10 हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 11,
11 क्या कहते हैं कि कंडेंसेशन काजेज, कई ऑप्शन है, कूलिंग, वार्मिंग, टेम्परेचर रिमेन सेम और टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड समटाइम डिक्रीजेज। नो, याद रखें क्वेश्चन 11 में बड़ा सिंपल सी बात है, याद रखिए स्टूडेंट, अगर ट्रू बॉन्ड है आपने तोड़ना है, एनर्जी देंगे, तोड़ेंगे, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अगर सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें, ट्रू बॉन्ड ब्रेकिंग भी एनर्जी चाहते हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, ये भी जब आप ब्रेक करेंगे तो थोड़ी एनर्जी आप देंगे। यानी ट्रू बॉन्ड हो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को बनाना हो तो क्या, जब ये इंटरेक्शन बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, जैसे वेपर्स आपस में मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, तो इनसे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है और इनके बीच में अट्रैक्शन बन जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन जो है, अगर वेपर्स जो है कंडेंस होते हैं, लिक्विड में जाते हैं तो अट्रैक्शन बन जाता है, तो एनर्जी रिलीज होते हैं, ये इट कॉजेस वार्मिंग। तो यहाँ जवाब आपके पास कौन सा है? यहाँ आपके पास जवाब है, देखिए ऑप्शन ए में कहता है कूलिंग, गलत है, वार्मिंग बी ऑप्शन ठीक है। और ऑप्शन सी कहता है टेम्परेचर रिमेन सेम, नो। और ऑप्शन डी कहता है टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड सम टाइम डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, कभी ये हीट रिलीज करेंगे और कभी एब्जॉर्ब करते हैं, नो, ये रिलीज कर लेते हैं, चाहे कम हो या ज्यादा हो। कुछ वेपर जब, कुछ गैस के, कुछ मटेरियल के वेपर जब मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, तो ज्यादा रिलीज करेंगे क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और कुछ जो है कम रिलीज करते हैं क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम होगी, लेकिन रिलीज कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। चलो यहां मैं कर सकता हूं। क्वेश्चन 12 जो है वो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि विच टर्म्स इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन सी चीज कांस्टेंट है? चार्ल्स लॉ में कौन सी चीज कांस्टेंट है? टेम्परेचर और वॉल्यूम डेंसिटी। देखिए, V directly related to temperature, pressure constant, number of mole constant। तो यहां देखे सुने, पहली बात तो ये है, टेम्परेचर, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं यहां से सपोज यहां तक चला जाता हूं, ठीक है, वॉल्यूम चेंज करता हूं, तो जब मैंने वॉल्यूम को चेंज किया, यहां हीट क्या, यहां मॉलिक्यूल करीब करीब है, तो जब एक वॉल्यूम बढ़ा दिया तो यहां मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यहां से यहां गया, खुद नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आप देख के सुने समझे क्या, यहां डेंसिटी, डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यहां यूनिट वॉल्यूम ले ले, यहां भी यूनिट वॉल्यूम ले ले, तो देखिए इसमें मास ज्यादा आ रहा है, मोल ज्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, तो डेंसिटी साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही? यस, हो रही है। तो अब क्वेश्चन में अगर आप गौर करें, फिक्र करें, क्वेश्चन कहता है कि कौन सी चीज, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं विच टर्म्स इज कांस्टेंट फर्स्ट, यानी कौन सी चीज कांस्टेंट है? नंबर 1 टेम्परेचर, नो, वॉल्यूम नो, डेंसिटी नो, तो ऑप्शन डी नन, नन जवाब है, यानी इन तीनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो आपका जवाब है डी मेरे पाकिस्तानियों। समझ आ रही बात? हे पाकिस्तानियों, ओके, आपका जवाब डी है। ओके, इज ऑल अबाउट 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी इंशाल्लाह आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, 13 में है, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन 13 कहता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज मेजर्ड एट सी लेवल एट। जब सी लेवल पे मर्करी का प्रेशर मालूम करते हैं जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है 1 atm है, लेकिन वहां जो मर्करी मालूम करते हैं 760 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्या अगर टेम्परेचर उधर ज्यादा हो तो मर्करी थर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो वो 760 मिलीमीटर के बजाय ऊपर चला जाता है। तो लिहाजा टेम्परेचर का एक फिक्स करा देना जरूरी है, और वो कितना रखा जाता है? वो रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 0। तो इसमें कौन सा जवाब है? 25, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर 14 को देखें क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कैन बी इनिशियलाइज्ड टू गेट। एब्सोल्यूट जीरो जिसको आप गैस में लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे -273 होता है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, और केल्विन स्केल पे वो कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो यहां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी 0 कौन से टेम्परेचर स्केल का वहां से स्टार्ट होता है? क्या डिग्री सेंटीग्रेड का 0 वहां से स्टार्ट होता है? नो, एब्सोल्यूट जीरो से तो स्टार्ट नहीं होता है। फ़ारेनहाइट स्केल कभी वहां से स्टार्ट नहीं होता है। कौन सा स्केल है जो वहां से 0 स्टार्ट कर लेते हैं? केल्विन। तो आपका जवाब है मेरे पाकिस्तानियों, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, केल्विन, फ़ारेनहाइट स्केल, नन। तो इसमें बी जवाब है, केल्विन स्केल। बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, आयोगेड्रो लॉ कैन बी यूज टू डिटरमाइन। आयोगेड्रो लॉ जानते होंगे, आयोगेड्रो लॉ इस्तेमाल करते हैं कि मालूम करें वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेटेड टू एंड टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। V इज इक्वल टू के एन, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। देखिए इधर, सुने समझे। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, मास ऑफ द गैस। अगर आपको मोल मालूम हो, ये मालूम हो, क्या मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर गैस का पता है CO2 है मसलन 1 मोल है तो 44 ग्राम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस, यस, अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है मालूम है तो देखिए, अगर मोल मालूम हो तो वॉल्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर से भी एक्सपेरिमेंटली मालूम हो सकता है। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यस, अगर आपको नंबर ऑफ मोल मालूम हो तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूल मालूम करना फिर मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि 1 मोल में आयोगेड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो जवाब है जनाब ऑल ऑफ देम। कौन सा है? ऑल ऑफ देम। जवाब कौन सा है? ऑल ऑफ देम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या कहते हैं, क्या गपशप लगाता है? देखिए, विच गैस इज लीस्ट आइडियल, विच गैस इज लीस्ट आइडियल, कम आइडियल कौन सा है? तो सबसे पहली बात मेरे पाकिस्तान याद रखें, याद रखें, आइडियलिटी ऑफ गैस ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इनवर्स है। जिस गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, अट्रैक्शन ज्यादा हो, वो लेस आइडियल होगा। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कई चीजों पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, पोलैरिटी, नंबर 2 साइज, नंबर 3 शेप, इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपको पता हो, देखे सुने समझे, पोलैरिटी ज्यादा होगी, इनके साथ ये डायरेक्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा, साइज बड़ा हो ये भी ज्यादा, शेप, शेप ऐसा हो कि मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा आ जाए। यानी मैं अगर इनको एक्सप्लेन करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, पोलैरिटी के साथ
डायरेक्ट है, और साइज के साथ भी डायरेक्ट है। शेप तो वैरायटी है, लेकिन मैं इनको ऐसे अंदाज में लिखूं, एरिया ऑफ इंटरेक्शन, एरिया ऑफ इंटरेक्शन अगर ज्यादा है तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगी। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, फिर आगे जाएंगे चलते चलते। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 16 क्वेश्चन में क्लोरीन Cl2, कार्ब बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन H2 और डी ऑप्शन O2। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहले बात तो ये है कि जो हमारे पास ऑप्शन है पोलैरिटी किस में भी नहीं है, नॉन पोलर है। दूसरी बात यह शेप के एतबार से, इस एतबार से सारे लीनियर हैं, Cl2, O2 और H2, और अगला जो है CO2, H2O2, ये सारे लीनियर है। तो इसका भी फैक्टर नहीं रहा, साइज का फैक्टर रहा। तो अब साइज के एतबार से अगर हम देखें, इसमें Cl2 सबसे बड़ा है, तो Cl2 जब बड़ा है, Cl2 साइज बड़ा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या? ज्यादा। और जब ये ज्यादा हो तो आइडियलिटी कम होगी, और हमसे कम आइडियल का पूछा है, लीस्ट आइडियल का पूछा है, तो आपका जवाब क्लोरीन वाला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आता है। ठीक है, क्लोरीन ऑप्शन है। यहां मैं एक चीज वजाहत कर रहा हूं मजीद, कि एक क्वेश्चन आगे गुजर गया उसके एतबार से। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि H2 और हीलियम को कंपेयर करते हैं, तो उनको यह पता नहीं चलता है कि कौन ज्यादा आइडियल है। तो देखिए इस दोनों में, इन दोनों में, यानी मैं शेप के इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। ये दो बातें तो बड़े जनरल है, आसान है, साइज और पोलैरिटी, लेकिन इस पे अक्सर स्टूडेंट को सही समझ नहीं आ रही बात। तो देखिए इधर हीलियम, आपको पता हो हीलियम स्फेरिकल है, मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन लीनियर है और हीलियम स्फेरिकल है। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप समझे, इसका मोलर मास कितना है? 4 ग्राम पर मोल है, और इसका है 2 ग्राम पर मोल है। इसका 2 है और इसका 4। अगर हम साइज के देखें, तो साइज तो देखे ना, हीलियम का बड़ा आता है, तो फिर तो चाहिए कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, इसमें कम हो। लेकिन दूसरा फैक्टर भी है, पोलैरिटी तो इन दोनों में नहीं है, साइज इसका बड़ा है, शेप उसका सपोर्ट कर रहा है। क्या इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन किस में ज्यादा है? डेफिनेटली इसमें ज्यादा है। तो इसलिए जब इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा आ रहा है, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा है। तो इन दोनों में किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है? इन दोनों में हाइड्रोजन में ज्यादा है। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन में ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, तो आइडियलिटी क्या होगी? कम होगी। तो लिहाजा यहां शेप की वजह से हाइड्रोजन जो है हीलियम को शिकस्त देता है, नॉन आइडियलिटी में, बगावत में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आप थोड़ा गौर करें। आप जानते हैं एन ब्यूटेन, ये, और आप जानते होंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए सुने, ये जो मॉलिक्यूल है आइसोब्यूटेन, ये जो मॉलिक्यूल है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहां देखें, इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, एक और मिसाल है जो आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। अब इनमें देखें, पोलैरिटी दोनों में नहीं है, साइज यानी मोलर मास दोनों का सेम है, आइसोमर है। किस चीज पे फर्क आ गया? शेप पे। तो जब शेप को हम देखते हैं, तो देखिए इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा आ रहा है, और इसमें एरिया ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा नहीं आ रहा है। तो लिहाजा किसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है? इसका ज्यादा है। और जब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो फिर देखो आइडियलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लिहाजा इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, इसमें ज्यादा, इसमें कम। तो ये लेस आइडियल, ये मोर आइडियल। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे, ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, ये आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट को क्लियर नहीं होते हैं ये बातें, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नहीं, मैंने पूरा एक डिटेल बता दिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट कंसेप्ट से खाली ऐसे लगे होते हैं, तवक्कल से लगे होते हैं, और कभी एक चीज को समझ के बात कर रहे, कभी किसी और को फैक्टर को, तो ये क्लियर हो। अगला, विच गैस इज मोर इन एयर, ये भी समझ ले। यहां देखिए, अगर ये हम बात करें तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है एयर में, और फिर CO2 है। लेकिन आर्गान जो है वो CO2 से ज्यादा है। इसमें ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन की बात है और लोगों के गलत कंसेप्ट की बात है। आर्गान ज्यादा होता है CO2 से। इसमें कौन सा जवाब है? इसमें जवाब बी है, बी में आर्गान है। और यहां ऑप्शन कौन है? एयर में कौन ज्यादा है? CO2, आर्गान, नियान, हीलियम। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन है? आर्गान है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 कहता है, 18 कहता है 760 टार इज इक्वल टू, 760 टार इज इक्वल टू, याद हो 760 टार जो होता है, 760 टार ये बराबर होता है 1 ATM। और हमें पता है 1 ATM होता है 10। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीजें लेके हैं? 1 पास्कल, पास्कल 760 पास्कल, और 1.0 समथिंग पास्कल, और लेकर है 10, 13, 25 पास्कल। ये ऑप्शन ठीक है। 1 ATM बराबर होता है इसके, लेकिन 1 ATM किस चीज के बराबर होता है? 760 टार। तो लिहाजा 760 टार इतने पास्कल के बराबर है। तो ये कौन से ऑप्शन पे है? ये है जनाब ऑप्शन डी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहते हैं? कहते हैं कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड्स अपॉन, बहुत सिंपल बात है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। आपको पता होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्स सारे मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, चाहे पोलर हो नॉन पोलर हो। लेकिन पोलर में लंडन फोर्स के साथ साथ कोई और फोर्स भी मौजूद होता है, डायपोल डायपोल हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई और फोर्स अगर हो या ना हो, लंडन फोर्स तो मौजूद होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसी सब्सटेंस को लिक्विड में रखे, गैस में रखे, सॉलिड में रखे। तो मेरा यहाँ जो क्वेश्चन है, और जब वो मौजूद होता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? लंडन फोर्स। वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, मेनली पोलैरिटी तो हम निकाल दे, पोलैरिटी जो है वो तो इनके साथ काम नहीं है। वो डिपेंड करता है साइज एंड शेप, डिपेंड करता है साइज एंड शेप। दो बातें हैं इधर देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैंने लिखा भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पोलैरिटी, साइज एंड शेप। लेकिन पोलैरिटी जो है लंडन फोर्स के साथ हम रिलेट नहीं करते हैं, वो या डायपोल होता है या हाइड्रोजन होता है। दो दो रह गए, साइज एंड शेप ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिपेंड करते हैं तो मैं यहां देखता हूं क्या क्या चीजें। एटॉमिक साइज इन अ मॉलिक्यूल, यस। सपोज क्लोरीन है Cl2 और F2 है, तो क्लोरीन बड़े हैं, साइज बड़े हैं, तो उसमें ज्यादा है, इन पर डिपेंड करते हैं। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, यस। अगर किसी मॉलिक्यूल में, मीथेन में नंबर ऑफ एटम कम है, इथेन में ज्यादा है, प्रोपेन में ओवर ज्यादा, ब्यूटेन में ओवर ज्यादा, तो इस पर डिपेंड करते हैं, यानी साइज बढ़ता जा रहा है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जैसे मैंने बात की, आप यहां भी समझ सकते हैं, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो शेप पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी में लेकर ऑल ऑफ देम। तो जनाब आपका आंसर हुआ कौन सा वाला? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कहते हैं? विच गैस इज मोस्ट आइडियल। तो मैं इस पे बात नहीं करता हूं, मोस्ट आइडियल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, जिसमें ऑप्शन ए क्या है? ऑक्सीजन, हीलियम, ऑप्शन बी हीलियम, सी CO2, डी H2। सारे नॉन पोलर है। क्यों? ऑक्सीजन नॉन पोलर, हीलियम नॉन पोलर, हाइड्रोजन नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर। लेकिन जब पोलैरिटी बीच में चली गई, साइज और शेप आ गया, शेप के एतबार से भी सारे क्या है? एक हीलियम जो है वो स्फेरिकल है, मोनोएटॉमिक है, बाकी लीनियर है। और शेप के हवाले से अब मुकाबला किसके बीच में हुआ? अगेन
हाइड्रोजन हीलियम, बाकी तो निकाल दे, वो तो बड़े हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में किस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन में ज्यादा है, तो वो लेस आइडियल होगा, और हीलियम जो है वो सबसे मोस्ट आइडियल होगा। आपसे क्वेश्चन में भी पूछता है विच गैस इज मोस्ट आइडियल, तो आपका जवाब हीलियम है, और वो आंसर में है, बी आंसर में है, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहते हैं? 21 कहते हैं, क्वेश्चन 21, हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ओके, हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा ग्रुप बता रहे? ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7। ठीक है, इनका जो पहला हाइड्राइड है वो क्यों इनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है? तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो, ग्रुप नंबर 5 का पहला मेंबर नाइट्रोजन है, उसके बाद नीचे है। ग्रुप नंबर 6 का पहला मेंबर ऑक्सीजन है, बाकी और है। इसका है फ्लोरीन, बाकी और है। अब इसका जो हाइड्राइड है वो क्या है? हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड हो, सिर्फ हाइड्रोजन उनमें और हो, बाकी कुछ ना हो, तो NH3। इनका जो हाइड्राइड है वो है H2O। इनका जो हाइड्राइड है वो है HF। अब सवाल ये क्वेश्चन करता है कि अगर इसका हाइड्राइड है और इसके नीचे फास्फोरस है, ठीक है, उसका हाइड्राइड हो और सो ऑन, तो ये पहला वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली ट्रेंड से हट के क्यों है, थोड़ा ज्यादा क्यों है? ये वाला इस तरह, ये वाला भी इस तरह। सवाल जवाब ये है, तो इसका जो पहला हाइड्राइड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि काफी स्ट्रांग है। इसका पहला हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रांग है, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पता हो बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। ओके, तो ये किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप, इसका पहला ग्रुप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को अपडेट करते हैं। हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप्स हैविंग एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट? ग्रुप 5A, यस। ग्रुप 6, ऑप्शन बी में 6A, यस, इसका भी होना चाहिए। ग्रुप 7A, यस, इसका भी होना चाहिए। और ऑल ऑफ देम, जवाब है ऑल ऑफ देम, सब में ये बात कॉमन है, डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ओके डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को आप आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोग इनसे फायदा ले। ठीक है, आपके जो दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, दूर दूर होंगे, उसको भी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी समझ सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं? 22 में है, ए डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जब डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, देखो यहां सपोज आपके पास लिक्विड हो और यहां ऊपर आपके पास वेपर्स हो, तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो, तो इसके लिए शर्त यह है कि चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है। किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, चाहे के W हो, के C हो, के X हो, के N हो, के P हो, वगैरह वगैरह। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन 2 कहता है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वो तो मैंने पहले बता दिया। ऑप्शन बी, डेंसिटी ऑफ वेपर रिमेन कांस्टेंट, यस। यहां जो डेंसिटी है, जितने वो बनेंगे उतने वापस आएंगे, तो यहां जो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो रिमेन सेम जब इक्विलिब्रियम हो। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन 3,
रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल। जितने इवापोरेशन होगा उतना कंडेंसेशन होगा। तो जवाब कौन सा है पाकिस्तान? यो डी जवाब है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड क्या? स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। इनमें कौन सा है? वैक्यूम डिस्टिलेशन है। तो जवाब हमारे पास डी है। ठीक है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 क्या कहते हैं? विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हिस्सा नहीं डालते हैं, उसकी वजह से नहीं है। हाई सरफेस टेंशन ऑफ सम लिक्विड, ये तो उसके लिए है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें हिस्सा लेते हैं क्योंकि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। हाई विस्कोसिटी, नो, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा विस्कोसिटी बढ़ जाती है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो हीट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। तो अब सवाल यह है कि नॉट कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो नहीं है, ये तो सारे हैं। तो ऑप्शन डी क्या कहते हैं? नन। तो जवाब आपका हुआ नन। तो इसमें जवाब कौन सा हुआ? इसमें जवाब हुआ डी। समझ गए? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? अगर हम 25 को देखें, 25 कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? ऑप्शन ए, एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यस, बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ता है। एट बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस, मजीद अगर आप एनर्जी देते हैं वो स्केप हो जाते हैं, चले जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। यस, अगर आपके पास वाटर 1 ग्राम है या 10 ग्राम है या 100 ग्राम है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ही 100 ही होगा जब तक बाकी चीजें कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह कांस्टेंट है। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, तो सारे जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए ठीक कह रहे हैं। तो इसमें कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 26। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन is used for the substance to be separated and purified when it have। याद रखें, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो इनमें थोड़ा सा फर्क सीख के, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 26। मैंने क्या कहा? सिंपल डिस्टिलेशन, शॉर्ट बात कर रहा हूं, उस वक्त होता है जब एक मटेरियल हो, एक लिक्विड हो, उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हो। नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है। तो उनको जब आप इवापोरेट करते हैं, वो लिक्विड और कंडेंस करते हैं, इंप्योरिटीज रह जाते हैं, इसको कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड हो, मसलन वाटर और इथेनॉल हो, मैक्स हो, तो उसको लो बॉइलिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मसलन इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है तो पहले उस पे इथेनॉल और फिर नेक्स्ट हाई पे वाटर सेपरेट करते हैं। और ये प्रोसेस कई बार करते हैं क्योंकि जब 78 डिग्री सेंटीग्रेड इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है तो अगर एक मरतबा हम कर भी ले तो यहाँ 100% इथेनॉल नहीं आएगा, बल्कि इनके साथ वाटर भी आएगा, क्योंकि इवापोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर, तो वाटर भी साथ आता है। तो फिर हम इनको क्या करते हैं, जो एथेनॉल कलेक्ट कर चुके होते हैं 78 पे, उनको दोबारा ऐसा करते हैं तो दोबारा कुछ ज्यादा हो जाते हैं, वाटर इनसे रह जाता है कुछ ना कुछ, 3rd टाइम 4th टाइम, तो आखिर में हमारे पास प्योर इथेनॉल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है वो किसके लिए करते हैं? वो तब करते हैं जब कोई कंपाउंड आप लेते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, तो कई मसले आते हैं, इनमें ट्रू बॉन्ड ब्रेक होने के खदशा हो, तो फिर हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी बचाने के लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं। और फिर टाइम बचाने के लिए भी, ताकि हम इतना ज्यादा टेम्परेचर गेन करने में बहुत टाइम लगता है, तो लिहाजा अगर यही खदशात हो
तो फिर हम वैक्यूम पैदा करते हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर कम करते हैं, तो ये जल्दी इवापोरेट होता है और जल्दी कंडेंस होते हैं लो टेम्परेचर पे, तो इनको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। ओके, यहां क्या लिखा है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड एंड प्योरीफाइड व्हेन इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। नो, हाई की जरूरत नहीं है, बात नहीं है। वन कंपोनेंट हैविंग नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। नो, मैंने बात की, ये हम सिंपल डिस्टिलेशन में अक्सर करते हैं। टू और मोर देन टू कंपोनेंट, यस, जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो। नन ऑफ देम, तो जवाब आपका है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहते हैं? 27 कहते हैं कि which liquid will have high vapor pressure at same temperature? Which liquid will have high vapor pressure at same temperature? आपको पता हो, बहुत सिंपल बात है। देखिए इधर, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी क्या कहा? अगर किसी का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो उनको बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। और तीसरी बात, जब ये हाई टेम्परेचर पे होता है, थोड़ा वेपर बनता है, तो फिर क्या, वो जो प्रेशर लगाएंगे वो भी कम होना चाहिए, इनवर्स है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाए, विच लिक्विड विल हैव हाई वेपर प्रेशर? हाई वो रखते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल हो, जाता हो, ज्यादा वेपर बनाता हो, यानी इनका वेपर प्रेशर ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। अब हम ढूंढ लें कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद है 100 है। दूसरा ऑप्शन है मरकरी लिक्विड, मरकरी तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें तो मेटालिक बॉन्ड है, लिक्विड शक्ल में है लेकिन मेटालिक बॉन्ड है, तो वो तो नहीं है, वो तो वोलेटाइल बहुत बहुत कम है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड इनका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो भी बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ऑप्शन डी ऑल सेम। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो हुआ? वाटर का। तो वाटर का जब बॉइलिंग पॉइंट लो हुआ तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? ये कम, तो ये ज्यादा होना चाहिए, तो लिहाजा इसमें जवाब आपके पास है वाटर। वाटर कौन सा ऑप्शन है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन। ये तो मैंने एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पोलैरिटी, साइज, शेप। तो यहां देख ले, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी, यस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपका जवाब कौन सा हुआ? ऑल ऑफ देम, डी। क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। वेपर प्रेशर, जो प्रेशर डायनामिक इक्विलिब्रियम केस में लगा लेते हैं लिक्विड, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। नो, क्वांटिटी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन वेपर किसी खास टेम्परेचर पे खास लिक्विड के लिए खास होता है। मैंने क्या कहा? वेपर प्रेशर खास लिक्विड के लिए खास टेम्परेचर पे खास होता है, ठीक है। अब क्वांटिटी पे नहीं, नेचर ऑफ लिक्विड, यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वगैरह इन चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यस, टेम्परेचर बढ़ा दे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, प्रेशर ज्यादा लगेगा। ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यस। तो बी एंड सी क्या है? बी में है नेचर ऑफ लिक्विड, सी में है टेम्परेचर, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कहते हैं? बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड इज आर। क्या कहते हैं? बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, जब दो वाटर मॉलिक्यूल हो, तो याद रखिए, देखिए इधर, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हो तो इसमें एक और वाटर मॉलिक्यूल हो, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये देखिए, आपको थोड़ा यहां समझ आ जाना चाहिए।
मैंने कहा 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पावर नहीं है। तो देखिए आपको ये पता हो कि ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर एक डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे दो लोन पेयर ऐसे एक डायरेक्शन में तो नहीं है ना। ये विस्पर थ्योरी के मुताबिक आप पढ़ चुके हैं, रिपल्जन फोर्स बहुत ज्यादा है, एक तरफ इधर बैठा है, एक तरफ इधर है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। और आप जानते हैं यहां जो गैप है इनसे भी इनके बीच में गैप ज्यादा है, लोन पेयर रिपल्जन ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी गैप है, तो अगर ये आ जाता है तो क्या ये इनके साथ इंटरेक्शन बना सकते हैं, इनके साथ बना सकते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, इस वाटर मॉलिक्यूल में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या इनमें फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बन सकते हैं पॉसिबल है, क्या ये मैक्सिमम 2 पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहां क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बात कर रहे हैं या ऐसा भी हो सकता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है यानी इसको ज्यादा ने सराउंड किया है, तो फिर देखें ये दो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या ख्याल है इनके साथ। ये क्वेश्चन तो आप समझ गए, ये तो क्वेश्चन नंबर का जवाब जो है वो 2 होना चाहिए। कहां पे है क्वेश्चन नंबर 30, 1 2 है, बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बात हो रही है। लेकिन थोड़ा सा मजीद एक्स्ट्रा समझ ले, अगर यहां एक वाटर मॉलिक्यूल हो यानी यहां एक वाटर हो, एक अट्रैक्शन हो गया, यहां एक वाटर मॉलिक्यूल हो एक और हो, यहां वाटर मॉलिक्यूल हो, यहां एक वाटर मॉलिक्यूल हो, तो अब देखें क्या ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो याद रखें एक मॉलिक्यूल के साथ जब वो बल्क में हो, अंदर हो, उसके इर्द गिर्द सारे अदर वाटर मॉलिक्यूल अलाउड हो, तो फिर ये कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। ये 4 के साथ बना सकते हैं, ये भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो ये आपको समझ आनी चाहिए। यहां क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर कट होना चाहिए। बाज लोग इनका क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत बनाते हैं, तो वो स्टेटमेंट की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये इसमें और इसमें कंफ्यूजन होते हैं। बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स सिर्फ 2 के बीच में 2 बनते हैं, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द अलाउड हो ज्यादा तो फिर कितने बनाते हैं, फिर 4 बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा जवाब ये है क्योंकि हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की है। तो आपका जवाब है 30। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, 31 है। ठीक है, क्वेश्चन 31 क्या कहते हैं, विच वन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकते हैं वाटर के साथ। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, टर्शियमाइन, ईथर, अल्डिहाइड, ऑल ऑफ देम। तो जवाब क्या है, जवाब है ऑल ऑफ देम। क्या है, ऑल ऑफ देम। कैसे बना सकते हैं आपको पता हो, टर्शी अमाइन ये होता है इधर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ईथर ये होता है, और अल्डिहाइड आप जानते हैं ये होता है। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और अगर वाटर इसके साथ मिला ले तो वाटर देखे इसके साथ भी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इनके साथ बना सकते हैं, ये भी इनके साथ बना सकता है, और इनके साथ भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो जवाब में कौन सा ठीक है, ऑल ऑफ देम ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 में क्या कहते हैं, 32 में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इंक्रीजेस एट्स, क्या बढ़ा देते हैं। नंबर फर्स्ट वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर तो नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो तो ये वेपर नहीं बना सकते जल्दी, वेपर प्रेशर कम होगा, ये तो गलत है। नंबर 2 सरफेस टेंशन, यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। नंबर सी फ्लोइडिटी, फ्लो, ये नहीं बढ़ाते हैं।
क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो इतना फ्लो नहीं कर सकता है, फ्लो रेजिस्टेंट टू फ्लो बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, बी में सरफेस टेंशन है वो ठीक है, सी में फ्लूइडिटी है वो गलत है, तो डी ऑप्शन बी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी वाला, सरफेस टेंशन। तो इसमें जो जवाब है वो सरफेस टेंशन बढ़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट, आपको पता हो इसका टेम्परेचर दी है 0 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता ये हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये है मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और डेंसिटी किस चीज के बराबर होता है? m/v। वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स है। तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो वॉल्यूम क्या होगा? वो तो इनवर्स है, मिनिमम होगा, तो वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोवेस्ट होगा। और आपसे पूछता भी क्या है? यही है, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम यानी लोवेस्ट वॉल्यूम, तो कौन सा हुआ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जवाब बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं, क्वेश्चन 34 ये कहते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक इज जीरो। तो याद रखें, वॉल्यूम गैस का एब्सोल्यूट पे जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो पे गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, क्योंकि वही गैस जो आपने ले चुका है वो या लिक्विड में जाएगा या सॉलिड में जाएगा, वो उसका वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस का वॉल्यूम जीरो होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड, ऑप्शन सी गैसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसमें जवाब कौन है? सी वाला जवाब है गैस, बाकी क्या नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं? 35 कहते हैं विच वन हैव स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट किस में है? नंबर 1 H2, नंबर 2 F2, नंबर 3 कार्बन कार्बन, नंबर डी क्लोरीन क्लोरीन। याद रखें, यहां सबके बीच में जो बॉन्ड है सेम एटमों के दरमियान है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहां पोलैरिटी के बाद खत्म। और दूसरी बात, सब में सिंगल बॉन्ड दिए हैं, तो डबल ट्रिपल यानी मल्टीपल ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर खत्म, ये भी फर्क नहीं है। लेकिन फर्क किस चीज का हुआ? एटम की साइज का फर्क हुआ। तो एटम का साइज छोटा हो तो बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम के साथ डायरेक्ट है। जितना साइज ऑफ एटम बड़ा हो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होता है। तो अब इसमें हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तो लिहाजा वो शॉर्ट बॉन्ड बनाते हैं। जब भी आप बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। तो आपके पास यहां जवाब है ए में कौन है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये स्मॉल एटम है तो इनका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं? 36 कहते हैं theoretical length bond length and experimental bond length is same for, याद रखे, ठीक है। theoretical bond length is equal to experimental bond length। ये किसके लिए ऐसा होता है? जब दो सेम एटमों के दरमियान बॉन्ड हो, यानी मैं कह सकता हूं होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक हो या पॉलीटॉमिक हो बॉन्ड हो। तो देखिए अब इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है। क्वेश्चन 36 पहले है HF, नो, ये तो दो डिफरेंट एटम है। HCl, नो, डिफरेंट एटम है। HBr नहीं है, तो नन ऑफ देम। जवाब इसमें क्या है?
डी वाला इनमें से कोई नहीं है। होमोन्यूक्लियर एटम के दरमियान बॉन्ड हो, वो उनका एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम आता है। ठीक है, मसलन हाइड्रोजन HH, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 पिकोमीटर है। तो अगर दूसरा हाइड्रोजन 37, तो 37 प्लस 37 74 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथदार है। ये थ्योरेटिकल भी जमा जमा करके आ रहा है और ये एक्सपेरिमेंटली भी आ रहा है, तो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या कहते हैं, ये देखते हैं। 37 कहते हैं शेप ऑफ PCl3 इज, ऑप्शन ए PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, शेप ऑफ PCl3 इज टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामेडल, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसमें अगर आप देखें, सिंपल बात है, इसमें जवाब कौन सा आ रहा है, ट्राइगोनल पैरामेडल, ये लिखा है ऑप्शन सी में। लेकिन आप ट्राइगोनल पैरामेडल जानते होंगे, इधर देख ले, PCl3 का ये फार्मूला है ये, तो यहां इनका शेप कैसा है, इनका शेप ट्राइगोनल पैरामेडल है। कैसा है, ट्राइगोनल पैरामेडल है। ये इनके बाण है, ये 3 क्लोरीन है, सेंटर में फास्फोरस है और यहां लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर तो ऐसा नजर नहीं आता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल में पेनेट्रेटेड होते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है ट्राइगोनल पैरामेडल। तो जवाब सी वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 क्या कहते हैं, 38 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए एमोनिया, यस एमोनिया प्लेनर नहीं है। H3O प्लस, बिल्कुल ये भी ठीक है। PCl3 ये भी ठीक है। ऑप्शन डी लेकर है ऑल ऑफ देम, सारे प्लेनर नहीं है। एक पूछा है एमोनिया का, वो आपको पता है ये प्लेनर नहीं है। दूसरा दिया है ये वाला, आपको पता है ये इनके पास एक लोन पेयर होता है, ओवरऑल कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये भी प्लेनर नहीं है, इन पे लोन पेयर है, ट्राइगोनल पैरामेडल है, ट्राइगोनल पैरामेडल है। और ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्लोरीन है यहां, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, 38 यस, क्लोरीन और क्लोरीन ये भी ट्राइगोनल पैरामेडल है। तो ये तीनों ट्राइगोनल पैरामेडल है, इनमें से कोई प्लेनर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या कहते हैं, कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ विच वन के नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। याद रखें, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कौन से वाले ऑर्बिटल नहीं बना सकते हैं, एस ऑर्बिटल और एस इन्वॉल्व हो नहीं बना सकते हैं। अगर हाइब्रिड हाइब्रिड इन्वॉल्व हो ओवरलैपिंग करते हो नहीं बना सकते हैं। और अगर हाइब्रिड और कोई भी इनके साथ ओवरलैपिंग करता हो नहीं बना सकता है। और एस हो कोई भी उनके साथ ओवरलैपिंग कर रहा हो नहीं बना सकता है। तो शॉर्ट बात यह है कि जब एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो या हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो या दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, एक ये हो बाकी कोई भी हो, तो पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसमें जवाब देके 39 की बात करते हैं। एस एस ओवरलैपिंग नो, एस पी एस इन्वॉल्व हो गया नहीं बना सकते। पी हाइब्रिड, पी एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं बना सकते हैं। तो जवाब आपके पास है डी। ओके, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं बना सकता है, तो ऑल नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर, कौन सा वाला लीनियर नहीं है। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें जवाब है ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है। कौन है, ये है, ये है ये 3, ये लीनियर नहीं है। इनमें ज्योमेट्री आपको पता है 120 बॉन्ड एंगल है। और अगर आप बी देखें, मरकरी क्लोराइड HgCl2 ये स्ट्रेट है, लीनियर है। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट है। और डी में लेकर नन ऑफ देम नहीं, ये एक लीनियर नहीं है। तो आपका जवाब ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41,
41 क्या कहते हैं? 41 कहता है इन विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज लोवेस्ट, कम है। तो इसमें लोवेस्ट किस में है? ऑप्शन कौन है? पहला ऑप्शन है मीथेन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम क्लोराइड 180 डिग्री, मीथेन में 109.5। तीसरा है एमोनिया 107.5। तीसरा है बोरान ट्राइफ्लोराइड 120 डिग्री। तो लोवेस्ट का पूछा है ना, तो लोवेस्ट किस में है? एमोनिया में है। एमोनिया कहां पे है? सी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन विच कंपाउंड द, अच्छा ये तो नंबर मैंने थोड़ा गलत किया। ये जो मैं बता रहा हूं मैंने 41 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, वो है विच वन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। क्वेश्चन 41 विच वन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। मैंने यहां एक्सप्लेनेशन 42 के दिया। तो 41 कहता है विच वन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ऑप्शन ए एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। ऑप्शन बी कहते हैं पी ऑर्बिटल, यस अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करे बना सकते हैं। ऑप्शन सी एस ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, नो, जब एस या हाइब्रिड इन्वॉल्व हो पाई नहीं बनते। मैंने अभी बात की हाइब्रिड क्या नहीं बनाते? पाई, सिग्मा बनाते हैं। ऑप्शन डी नन। तो पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? बना सकता है, पी बना सकता है, यस। तो आपका जवाब इसमें 41 में बी है, 41 में बी है। 42 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। क्या कहते हैं? इन विच कंपाउंड द बॉन्ड एंगल इज लोवेस्ट, लोवेस्ट कम है। मीथेन, बेरिलियम डाइक्लोराइड BaCl2, एमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें एमोनिया जो है ये सबसे लोवेस्ट एंगल है और वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। मीथेन में 109 है 0.5, बेरिलियम क्लोराइड में 180 है, एमोनिया में 107.5 है और बोरान ट्राइफ्लोराइड में 120 है। तो लिहाजा इसमें सबसे कम है एमोनियम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 मेरे पाकिस्तानियों, 43 क्या कहता है? डाइपोल मोमेंट। यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, पेपर में वो कैन नॉट, मैंने नॉट नहीं लिखा है तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। सही, सिर्फ नॉट साथ लेके क्वेश्चन ये है डाइपोल मोमेंट कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन करता है। तो कौन सा? बॉन्ड पोलैरिटी, ये तो करते हैं, जितना बॉन्ड पोलर होगा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा होगी और डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, आपको पता है उसका फॉर्मूला भी के अब्सॉर्ब डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट आयोनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो कर रहा है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो डाइपोल मोमेंट आपको ये नहीं बताता ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो उसमें डी ऑप्शन ठीक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 वो क्या कहते हैं? 44 कहते हैं विच वन इज नॉन डायरेक्शनल, विच वन इज नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और एंगल इसलिए इसमें मौजूद होते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोई पॉजिटिव आयन किसी भी तरफ नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो डायरेक्शनल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, जहां पॉजिटिव हाइड्रोजन जिस तरफ हो या लोन पेयर हो उधर बॉन्ड बनते हैं। डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है, वो भी डायरेक्शनल है। तो नॉन डायरेक्शनल कौन है मेरे पाकिस्तानियों? ये है आयोनिक बॉन्ड जो कि ऑप्शन बी में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 44 के बाद 45 विच वन हैव हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? यस, डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल में होता है। पहला क्वेश्चन है एमोनिया NH3, दूसरा है बोरान ट्राइफ्लोराइड, तीसरा है वाटर, चौथा है CO2। तो आप जानते होंगे क्वेश्चन 45 में बात करते हैं। देखो अगर मैं दो ऑप्शन पे बात करूं बोरान ट्राइफ्लोराइड और CO2, तो देखिए CO2 तो डाइपोल मोमेंट 0 है, इधर और इधर 0 कैंसल,
इसके तो बात नहीं करते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये भी उनका एंगल आपको पता है 120 हर तरफ है, इनका भी डायपोल मोमेंट 0। ये दो ऑप्शन तो निकाल दे, तो कौन सा ऑप्शन रह गया? एमोनिया और वाटर। आपको पता हो एमोनिया में सेंट्रल कौन है? नाइट्रोजन है, और यहां कौन है? ऑक्सीजन है। तो आपको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन से, और वो ज्यादा खींचेंगे और नेट डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि यहां 3 है, एक तरफ से भी एक तरफ से अगली, वो कुछ ना कुछ कैंसल आउट कर लेते हैं, और इधर डायपोल मोमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट वाटर का ज्यादा है, 1.84 dy है। तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। सी कौन है? वाटर है। क्वेश्चन 46 क्या कहता है? 46 कहता है ज्योमेट्री ऑफ SiCl2 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की ज्योमेट्री क्या है? बहुत सिंपल, ये टेट्राहेड्रल है। किसकी ज्योमेट्री? SiCl4। तो कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, बेंट शेप नहीं है, टेट्राहेड्रल यस। तो इसका जवाब कौन सा है? सी है। लीनियर नहीं है, यस। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहते हैं? 47 कहता है बॉन्ड एंगल इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन स्टूडेंट को अक्सर पता नहीं होता है। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो हो, चाहे कौन से हो डायटोमिक, चाहे सेम एटम हो या डिफरेंट हो, इसमें सेंट्रल एटम नहीं होता है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है उनका एंगल आप नहीं ले सकते। समझ आ रही बात? तो इनमें एंगल कोई नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ये स्ट्रेट है, लीनियर है, तो बस 180 है। नहीं नहीं, इसमें सेंट्रल एटम नहीं है। तो आप किसके इर्द गिर्द बॉन्ड एंगल मालूम करेंगे? अगर ये ऐसा होता तो यहां एंगल मालूम कर लेते, 180 होता, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है ना। तो इसकी सम का हो तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी सम का हो तो इसमें एंगल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? 180 नो। ज्यादातर स्टूडेंट यही क्लिक करते हैं कि ये तो लीनियर है। 90 नहीं है, 120 नहीं है, डी नन। तो इसका जवाब डी है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहते हैं? 48 कहते हैं द इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव। जब दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो इनका स्पिन मस्ट अपोजिट होना चाहिए, वीबीटी थ्योरी के मुताबिक। तो ये आपको कंसेप्ट पता हो। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कहते हैं? सेम स्पिन, नो। उस ऑर्बिटल का इसका सेम स्पिन नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहते हैं अपोजिट स्पिन, यस। उसका अगर क्लॉक है तो दूसरे का एंटी क्लॉक हो, अगर उसका एंटी क्लॉक है तो इसका क्लॉक हो, लेकिन अपोजिट हो। तीसरा कहते हैं क्लॉक वाइज स्पिन, नो। दोनों का तो जब ओवरलैपिंग करे क्लॉक नहीं होता है, अपोजिट होता है ना। एंटी क्लॉक वाइज, नो, दोनों का एंटी क्लॉक भी नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है? इसमें ऑप्शन आ रहा है अपोजिट स्पिन, और वो है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है मेरे पाकिस्तानियों 47 के बाद है, 48 के बाद है 49। देखो क्या कहते हैं, विच वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी ने कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं की थी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहां भी थोड़ी सी गलती है। वो कहां है? एक्चुअली विस्पर थ्योरी ने शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। वो क्या चीज है? वो है हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादातर हम बात करते हैं, उस पे बात विस्पर थ्योरी ने नहीं की थी। वो इनके एक गलती, एक कमी थी, लेकिन जिस चीज पे एक्सप्लेनेशन की थी वो अच्छा किया है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, वो भी किया था। नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं की थी। नन ऑफ दीज। तो जवाब कौन सा है? बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन नहीं की थी।
विस्पर क्यूरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 50 कहते हैं इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम एज फार एज पॉसिबल टू। क्या मतलब है? सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम दूर हो ताकि ऑप्शन ए फॉर्म न्यू बॉन्ड। नो, न्यू बॉन्ड बनाने के लिए तो ये नहीं करते हैं ना। टू गेन एनर्जी, नो, एनर्जी गेन करने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी को कम करने, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नंबर थर्ड, टू मिनिमाइज रिपल्जन, यस, इनके बीच में रिपल्जन कम हो जाए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, ऑल नहीं है, तो मिनिमाइज रिपल्जन है। ऑप्शन आपका है सी वाला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कहते हैं? 51 कहता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस एन। कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कब कम होती है, किस चीज के इंक्रीज के साथ? तो याद रखें पोलैरिटी के साथ। अगर आप सोचे बॉन्ड एनर्जी जो है वो पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट है, और बॉन्ड एनर्जी इनके साथ तो इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लेसिटी, मल्टीप्लेसिटी जानते हैं? मल्टीप्लेसिटी मीन ज्यादा बॉन्ड हो तो एनर्जी कम होती है। नो, गलत है। बॉन्ड ज्यादा करते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो एनर्जी बढ़ जाती है। साइज ऑफ एटम, यस, बॉन्ड एनर्जी जो है साइज ऑफ एटम अगर बढ़ा दे तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एनर्जी कम चाहिए। इनके साथ इनवर्स है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम नहीं है, तो इनमें जवाब सी है, आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। मेरे पाकिस्तान जो सुन ले, विच वन इज लॉन्गेस्ट बॉन्ड, लंबा बॉन्ड कौन सा है एमंग देम? बॉन्ड को आपको पता है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्स है, ठीक है। लंबा बॉन्ड HI हाइड्रोजन आयोडीन, HO हाइड्रोजन ऑक्सीजन, HS हाइड्रोजन सल्फर, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले कुछ चीजें, एक तरफ हाइड्रोजन सब में कॉमन है, अगली तरफ फर्क है। अगर अगले तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, पोलैरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड शॉर्ट होगा, और अगले तरफ स्मॉल एटम हो तो बॉन्ड शॉर्ट होगा। तो मैंने कैसे एटम को ढूंढना है? मैंने तो लॉन्ग बॉन्ड ढूंढना है। तो लॉन्ग बॉन्ड के लिए बड़ा एटम हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का हो। अब इनमें से देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन, इनमें सबसे बड़ा एटम आयोडीन है। तो आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो सबसे लॉन्गर होगा। तो आपका जवाब कौन सा है? ए वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसका शेप कैसे होगा? लीनियर? नो, आप समझ गए। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो लोन पेयर हो और दो बॉन्ड पेयर हो। ये देखिए, जैसे वाटर है, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाटर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो तो उनका शेप कैसे होगा? वी शेप भी कहते हैं, बेंड शेप भी कहते हैं, एंगुलर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, लीनियर नहीं है, टेट्राहेड्रल नहीं है, पैरामेडल नहीं है, बेंड यस। तो जवाब है इसका डी वाला, जहां बेंट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या कहते हैं? 54 में कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस कम होता है बाय इंक्रीजिंग, यानी इनवर्स। बॉन्ड लेंथ किसके साथ इनवर्स है? यहां दिया है ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल में F करेक्टर हो, D करेक्टर हो, P करेक्टर हो, S करेक्टर हो, जितना बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल में S करेक्टर बढ़ता हो, S करेक्टर बढ़ता हो, उतना बॉन्ड क्या होता है? शॉर्टर बनते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना ले, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना ले,
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना ले तो sp ऑर्बिटल जो है उसमें 50% s कैरेक्टर है, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, शॉर्टर होगा। तो यहां जवाब है डी। ठीक है, आपका s कैरेक्टर के साथ ये क्या है, s कैरेक्टर बढ़ेगा, शॉर्ट बॉन्ड शॉर्ट होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो s कैरेक्टर के साथ इनवर्स है। 55 क्या कहते हैं, 55 कहते हैं 55 क्वेश्चन 55 थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आप समझ सके। विच वन हैव लोवेस्ट आयोनिक करेक्टर, आयोनिक करेक्टर किसमें कम है, पाकिस्तानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके देखिए इधर HF, HCl, HB बड़ा सिंपल, HI जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क कम होता है उतने उसमें आयोनिक करेक्टर भी गिरता जा रहा है। तो HI जो है उसमें आयोनिक करेक्टर सबसे कम है, तो ये वाला डी ऑप्शन है। ओके क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहते हैं, वो कहते हैं बस कुछ कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। फॉर विच बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम एक्सिस। याद रखें जब भी बॉन्ड बनता हो, मसलन अगर p ऑर्बिटल है, ठीक है, अगर ये py है तो जब इस तरह आ जाते हैं पाई बॉन्ड, और अगर ये इधर कर दे, इधर से आ जाए सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मेरा मतलब ये है अगर सिग्मा बॉन्ड बना ले ऐसा ऐसा, फिर भी ये दोनों सेम एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, और अगर ये दोनों साइड वाइज आ जाते हैं फिर भी ये दोनों वाई एक्सिस में है, यानी सेम एक्सिस में है। इसी तरह अगर ये दोनों सपोज इसी तरह हो, जेड एक्सिस जो हम कहते हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। अगर ये दोनों ऐसा हो तो देखिए साइड वाइज आ गए पाई बॉन्ड, लेकिन अगर एक आगे गया ऐसा आ गया सिग्मा बॉन्ड। तो यहां भी बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, दोनों सेम एक्सिस में जरूरी है। इसी तरह थोड़ा मजीद समझ ले, अगर ये वाई है और ये पी जेड हो, सपोज पी वाई पी जेड ये आते हैं तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, न पाई बॉन्ड बना सकते हैं, न पाई बॉन्ड न सिग्मा बॉन्ड, ये नहीं बना सकते हैं। तो याद रखे बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल का सेम एक्सिस में होना जरूरी है। लेकिन एक बात और भी याद रखे, अगर एस ऑर्बिटल है, एस होता है स्फेरिकल, जब स्फेरिकल बॉल हो उनके सेंटर से आप बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस में भी जा सकते हैं, और जेड एक्सिस में भी जा सकते हैं। अगर यहां स्फेरिकल बॉल हो, एक ऐसा स्फेरिकल बॉल यहां मौजूद हो, इसको अगर पी एक्स आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं, अगर पी वाई आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं, और जेड आते हैं तो ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए खास एक्सिस में रहना जरूरी नहीं है, इसके लिए वो किसी भी एक्सिस में कोई आ जाता है तो हो सकता है। लेकिन अगर पी है तो वो आपको पता हो सेम एक्सिस में होना जरूरी है, यानी पी एस ऐसा होता है वो ज्यादा सिमेट्रिकल हर तरफ है, तो उनके लिए वो इतना सिमेट्रिक है कि कोई भी आ जाए बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो। तो जवाब आपके पास इसका कौन सा है, 56 में कहते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए जरूरी है सेम एक्सिस में, बी कहता है पाई बॉन्ड के लिए जरूरी है, सी कहता है बोथ ए एंड बी, डी कहता है नन ऑफ देम। तो दोनों के लिए जरूरी है सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, इसके लिए ऑर्बिटल का सेम एक्सिस में होना जरूरी है। ओके मेरे पाकिस्तानियों, ये अगले टेस्ट के लिए तैयार रहे, आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको पेपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड की जाएगी, और फिजिकली भी आप अगर पेशावर में करीब है तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम अकेडमी में डिस्कशन भी करते हैं, यानी वो क्वेश्चन उधर भी डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हो, ठीक है, जिनकी स्टूडेंट के पर्सनल प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में वो नहीं समझते हैं, या इस टॉपिक के साथ क्वेश्चन के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं समझते हैं, तो वो मेरे साथ फिजिकली डिस्कस करते हैं अकेडमी में। टेस्ट के फौरन बाद डिस्कशन हो जाती है, डिस्कशन के साथ साथ वो, और खासकर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके अपने अपने मुश्किल एरिया बात करें, क्योंकि टाइम कम होता है, स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को अगर मैं डिस्कस करता हूँ, बाज लोगों को आते हैं तो उन पे डिस्कशन से बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको वो क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनसे पर्सनल 1-1-1 पूछता हूँ कि आपका जो मुश्किल क्वेश्चन था वो बता दी, और जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछ लेता है तो अगला स्टूडेंट का अगर वो क्वेश्चन है तो वो नोट कर लेता है, फिर वो नहीं करते, फिर वो कोई और ढूंढ लेता है मुश्किल,
क्योंकि उनका मुश्किल क्वेश्चन किसी और ने कर लिया तो मैंने हल किया होता है। तो इस तरह स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। और अक्सर एक स्टूडेंट के मुश्किल क्वेश्चन बाकी भी ज्यादा स्टूडेंट का मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट होते हैं, एक लेवल के तकरीबन होते हैं। तो इसलिए अकेडमी में अगर आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर आप फिजिकली देते हैं, मेरा ये डिस्कशन सुन सकते हैं और पीडीएफ में आपको पेपर भी मिलेगा, तो ये भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके वो जो नर्व्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं, टाइम मैनेज हो जाता है, सब कुछ आपको आ जाता है। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट टेस्ट में। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का और अपने सेहत का खास कर बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।